जी जनाब, तो शुरू करते हैं हम अपना ऑर्डर 1 पार्टीज टू द सूट से कि अब हम इसको एक रूल वाइज एक इसकी जो है वो एक स्टडी करेंगे। थोड़ा सा हम शॉर्ट रहेंगे क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो सीपीसी हमारा काफी अर्सा ले जाएगी। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा सिंपल वर्ड्स में देखते जाएंगे, बट अगर आपका क्यूरी होगा तो वो मैं एंटरटेन कर लूंगा, उसको हम थोड़ा सा इन डिटेल देख लेंगे। तो हु में बी ज्वाइंट एज प्लेंटिफ, आपका पार्टीज टू द सूट के मुतालिक है ऑर्डर 1। तो कोई भी ऐसा शख्स जिसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है किसी सूट के अंदर, वो प्लेंटिफ बनेगा। अगर सादी सादी मिसालें मैं बताना शुरू करूं तो अगर एक माँ मुकदमा करती है अपने लिए मेंटेनेंस का या खुला का और बच्चे के लिए मेंटेनेंस का, तो बच्चे को प्लेंटिफ होना चाहिए। खाली माँ उस बच्चे की बिहाफ पर मुकदमा, अगर वो बेशक गार्डियन भी है और उसके 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चों के लिए मुकदमा करना चाहती है, तो प्लेंटिफ नंबर 2 पहला बच्चा, प्लेंटिफ नंबर 3 दूसरा बच्चा, तो वो बच्चों का नाम लिखेगी। अदरवाइज कोर्ट इस चीज को कंसिडर नहीं करता। या उसके अलावा ऑल द पर्संस, एक बात यहां पर जहन में रख ले कि लाजमी नहीं है कि वो होल ऑफ द रिलीफ उसमें इंटरेस्टेड हो। अगर वो कोई पार्ट रिलीफ या किसी भी तरह से वो इंटरेस्टेड है और उससे अफेक्ट हो सकते हैं, तो दे कैन बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ। उसमें फिर अगली बात आ जाती है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। अब कुछ लोग ज्वाइंटली प्लेंटिफ के तौर पर सू करते हैं, पर अदालत कहती है कि नहीं भाई, इतने ज्यादा प्लेंटिफ और जो चीज आप लेकर आए हैं, ये तो मुकदमा बहुत तवील हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग ग्रुपिंग कर ले या आप लोग सेपरेट सेपरेट ट्रायल के अंदर आ जाए, क्योंकि आपका जो इशू है वो अलग है। तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि अगर कोई प्लेंटिफ ज्वाइंटली एक सूट लेकर आते हैं, तो कोर्ट कहे कि नहीं यार, इसका आप क्या करें, इसका आप सेपरेट ट्रायल करें, आप ज्वाइंट ट्रायल की तरफ मत जाए। एंड हु मे बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट, पहले प्लेंटिफ की बात की, तो हर वो शख्स जो इन्वॉल्व्ड है उस मुकदमे में, उसको डिफेंडेंट के तौर पर ज्वाइन किया जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, और वो क्या है, मैंने मुकदमा करना है अकरम के खिलाफ। अकरम ने क्या किया है, अकरम मेरी जमीन पर दावेदार है, उसने कब्जा कर लिया और वो मलकियत का दावेदार है। मैंने अकरम के खिलाफ मुकदमा करना है। मैंने खाली पार्टी बनाया अकरम को, तो मेरा सूट आगे बढ़ेगा ही नहीं। मुझे अकरम को पार्टी बनाना है, मुझे तहसीलदार को पार्टी बनाना है, मुझे रजिस्ट्रार को पार्टी बनाना है, मुझे हर कंसर्न बंदे को पार्टी बनाना है। जब मैं हर कंसर्न बंदे को डिफेंडेंट के तौर पर अटैच करूंगा, तो तब जब मुझे स्टे मिलेगा, तो मैं जाकर तहसीलदार को भी बताऊंगा भाई ये मुझे स्टे मिल गया है। मैं तब जाकर रजिस्ट्रार को बताऊंगा जनाब ये स्टे आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा लें, ताकि ये बंदा जमीन को बेच ना सके। इसके ऊपर लिस्पेंडेंस की डॉक्ट्राइन लगवा दें, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट द लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो मैं उन तमाम लोगों को डिफेंडेंट बनाऊंगा जो उस मुकदमे में रिलेटेड है या जिनका होना जरूरी है। तो उन तमाम इंटरेस्टेड लोगों को क्या किया जाएगा, उसको हम डिफेंडेंट के तौर पर साथ ऐड करेंगे। और रूल 4 कहता है कि कोर्ट सर में इसमें गिव। जो जी डेथ जिनकी हो गई फिर भी उनके हम यार नाम ऐड कर देखो लेते हैं मंसूर इसमें। साहब, कल आपने कहा था कि सर पहले कंप्लीट कर ले, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर ले, तो वो बेहतर है थोड़ा सा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। वो कर लेते हैं आपके, आप लिखते जाए, हाईलाइटर ले ले और मेंशन करते जाए, तो हम इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस आपके, वो फिर टाइम ज्यादा लग जाता है ना एक एक रूल के ऊपर। तो ऑर्डर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके अगले ऑर्डर्स में रूल्स में ऑलरेडी शायद आपको उसका जवाब मिल जाए, तो क्वेश्चंस उस तरह कम हो जाते हैं। तो आपकी तो बात मैंने मानी, कल आपकी बात बहुत अच्छी थी, अब हम उसके मुताबिक चलेंगे। कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर आर अगेंस्ट वन और मोर ज्वाइंट पार्टीज। तो जब एक या एक से ज्यादा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, तो कोर्ट देखेगी कि क्या वाकई सब प्लेंटिफ के हक में जजमेंट देनी है, किसी के हक में देनी है, किसी को नहीं रिलीफ देना। इन द सेम वे क्या सब डिफेंडेंट्स के खिलाफ जजमेंट देनी है, या कुछ लोगों को निकालना है और कुछ के खिलाफ वो आपने इंजंक्शन पास करना है, कोई जजमेंट पास करना है, कोई ऑर्डर पास करना है, कोई डिक्री पास करनी है। तो यहाँ पर कोर्ट के पास राइट है कि सारे या सारे में से कोई खास बंदे, उनके खिलाफ वो क्या कर सकता है, फैसला सुना सकता है। और डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो उस डिफेंडेंट का पूरे रिलीफ क्लेम में इंटरेस्टेड होना जरूरी नहीं है, वो किसी भी उसके साथ लिंक्ड हो सकता है, किसी पार्ट क्लेम के साथ लिंक्ड हो सकता है, या किसी
इनडायरेक्टली उसके साथ वो क्या हो सकता है, उसका कोई रिलेशन हो सकता है, तो उसको आप जो है वो डिफेंडेंट बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको तहसीलदार की मिसाल दे दी या आपको मैंने रजिस्ट्रार की मिसाल दे दी, उनको आप क्या करते हैं, जमीनों के मामलात में डिफेंडेंट के तौर पर क्या कर लेते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक बंदा है उसने सेम कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुख्तलिफ लोगों को चीजें बांटी है, बेची है एक बंदे ने, तो अब अगर कोई मसला बन जाता है तो वो तमाम लोग जिनको उसने चीजें बेची है, कॉन्ट्रैक्ट किया, सबको एक मुकदमे में लाकर खड़ा कर सकता है कि जनाब ये सारे के सारे मेरे क्या है, ये सारे के सारे मेरे डिफेंडेंट हैं। जैसे कि द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन ज्वाइन एज पार्ट ऑफ द सेम सूट ऑल और एनी ऑफ द पर्सन severely और ज्वाइंटली, severely अलग अलग और ज्वाइंटली एक साथ, liable on any one contract including parties to bill of exchange, hundis, promissory note। तो अगर ये कोई डॉक्यूमेंट्स उसने जो ओरिजिनेट किए थे मोर देन वन पीपल की फेवर में, तो वो अलग अलग भी सबके ऊपर मुकदमा कर सकता है और सबको एक ही मुकदमे में ज्वाइंटली क्या कर सकता है, वो सू कर सकता है। ये जनाब प्लेंटिफ के पास ये चीज मौजूद है। व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सॉट। अब एक प्लेंटिफ है और क्या हुआ जनाब, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं डिफेंडेंट किसको बनाऊं, तो अब वो क्या करेगा, जो जो उसको लगता है कि ही मे बी सूड एज डिफेंडेंट, वो सबको डिफेंडेंट बना देगा। जब वो डिफेंडेंट आएंगे तो वहां पर अदालत डिसाइड कर लेगी कि इनमें से कौन सी परफॉर्मा पार्टी बनेगी, कौन सी नेसेसरी है और कौन सी प्रॉपर। प्रॉपर और परफॉर्मा पार्टी एक ही होती है, तो नेसेसरी पार्टी कौन सी है और कौन सी नेसेसरी नहीं है, ये कोर्ट का काम है कि वो डिसाइड करेगा। तो वो पार्टीज आकर बताएंगे कि जनाब इसने हमें क्यों कर दिया, तो वहां पर आपका एडिशन ऑफ द पार्टी और सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ द पार्टी, वो सवाल वहां पर आ जाएगा डिलीशन ऑफ द पार्टी का। बट अगर आपको समझ नहीं आ रही ना आपने किसके खिलाफ मुकदमा करना है, तो आप उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा करोगे। अब मैंने एक चीज किसी से ले ली है, एक कारोबार है जनाब, कुछ लोगों की मलकियत है, शराकत है, मैं उनसे कुछ खरीद कर ले आया हूँ, है बड़े भाई के नाम पे, बैठता छोटा भाई है, शराकत में 4 बंदे और भी हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा करूं, छोटे भाई के खिलाफ मुकदमा करूं, 4 और बंदों के खिलाफ मुकदमा करूं, तो आप रूल 7 के मुताबिक सबका नाम डिफेंडेंट में डाल दें। तो फिर आगे फर्दर कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपका ये जो पर्टिकुलर रिलीफ है ये किस डिफेंडेंट से सॉर्ट आउट हो सकता है, तो उसके मुताबिक वो क्या करेगा, उसके मुताबिक वो पार्टीज एडजस्ट करेगा। वन पर्सन में सू आर डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। अब लाजमी नहीं है कि जनाब अगर 10 पार्टनर है तो 10 के 10 आ जाए, तो वो किसी एक को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते कि भाई आप हमारी बिहाफ पर जाकर मुकदमा कर ले। इन द सेम वे सारे के सारे डिफेंडेंट, जैसे आपको सिंपल ये एक बहुत कॉमन सी मिसाल है, आपको पता है कि जब हम सक्सेशन के सूट वगैरह करते हैं ना, तो अक्सर लोग अवॉइड करते हैं कि उनके घर की जो औरतें वगैरह वो अदालतों में ना फिरती रह जाए, तो वो क्या करते हैं, एक पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक बंदे को दे देते हैं और वो एक बंदा जाकर सबकी बिहाफ पर क्या करता है, मुकदमा फाइल कर देता है। तो ये सारे लोग मिलकर किसी एक को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर अपना मुकदमा आगे फॉरवर्ड करवा सकते हैं। मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर, मिस हो गया, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर, नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज एंड द कोर्ट। तो अगर मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर हो जाए तो उससे सूट डिफीट नहीं होगा, मतलब वो सूट के ऊपर फैटल इफेक्ट नहीं डालता। अब आपने क्या किया, एक पार्टी को गलती से ज्वाइन कर दिया, वो बनती नहीं थी, तो वो अदालत में आकर कहेगा जनाब ये तो मिस ज्वाइंडर है, मैं यहाँ पर प्रॉपर या नेसेसरी पार्टी नहीं हूं, तो लिहाजा मुझे इस मुकदमे में ज्वाइन नहीं किया जाना चाहिए था, मुझे इस मुकदमे में गलती से ज्वाइन किया गया है, तो ये मिस ज्वाइंडर है, मुझे डिलीट कर दिया जाए। और अगर कोई ऐसी पार्टी कि जिसको सिरे से ज्वाइन नहीं किया गया, वो कहती हो जनाब मैं तो बड़ी नेसेसरी पार्टी थी, मुझे कैसे भूल गए, तो ये नॉन ज्वाइंडर है, मुझे ऐड कर दिया जाए। अब बहन भाइयों की पार्टीशन थी, भाइयों ने मुकदमा लगा लिया, बहनों को छोड़ दिया, तो मुकदमा पार्टीशन का अगर होगा तो बहनें तो नेसेसरी पार्टी है, तो बहनें अगर नेसेसरी पार्टी है तो बहनें क्या आकर करेंगी, तो बहनें आकर नॉन ज्वाइंडर की दरखास्त देंगी, जनाब हम नेसेसरी पार्टी थे, हमें ज्वाइन नहीं किया गया, लिहाजा क्या है कि हमें इसमें ज्वाइन करवाया जाए। तो मिस ज्वाइंडर किसी गलत बंदे को ज्वाइन करवा देना और नॉन ज्वाइंडर किसी दुरुस्त बंदे को ज्वाइन ना करवाना। फिर उसके बाद सूट इन द नेम ऑफ द रॉन्ग प्लेंटिफ 110। जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको पता है कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है कि जिसमें कोई पार्टी के तौर पर ऐड होना चाहता है किसी भी मुकदमे में, तो एक कॉमन एप्लीकेशन होती है जिसको हम कहते हैं 110।
ऑर्डर 1 रूल 10, उसकी दरखास्त हम किसी भी मुकदमे में देते हैं दैट आई मे प्लीज बी एडेड एज द पार्टी, जनाब मुझे पार्टी के तौर पर इस मुकदमे के अंदर ऐड किया जाए, आई वांट टू बी एडेड एज पार्टी इन दिस सूट। आप अपना इंटरेस्ट बताएंगे, जनाब ये मेरा इंटरेस्ट है और मुझे इसमें शामिल नहीं किया गया तो लिहाजा मुझे शामिल किया जाए। ये अगर कोई भी आप सूट रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम पर फाइल कर देते हैं तो आप उस सूट को उधर ही मेंटेन करते हुए कोर्ट को दरखास्त दे सकते हैं जब ये पार्टी को रिप्लेस कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए कि मैंने मुकदमा इसके नाम पर करना था। फॉर एग्जांपल एक जमीन है, तो आपने किसी से खरीद ली है और आपने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया, बाद में पता चला कि जिससे खरीदी वो तो इंटाइटल्ड था ही नहीं, वो तो किसी का रिप्रेजेंटेटिव था जो असल बंदा था, तो आपको असल मालिक को सू करना चाहिए था। तो अब क्या हो गया, आप उस असल मालिक को कहेंगे जनाब उसको भी पार्टी बना दिया जाए क्योंकि एक्चुअली वो बंदा था जिसको मैं सू नहीं कर सका, तो ये 110 की एप्लीकेशन चली जाएगी। कंडक्ट ऑफ द सूट क्या कहता है, द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ द सूट टू सच पर्सन एज इट डीम्स प्रॉपर। हाई कोर्ट अमेंडमेंट लाहौर हो गया जनाब। फॉर रूल द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, कंडक्ट ऑफ सूट द कोर्ट शैल एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज गिव द कंडक्ट ऑफ द सूट टू सच पार्टी एज इट डीम्स प्रॉपर फॉर एक्सपीडिशियस एडजुडिकेशन ऑफ द सूट। तो क्या है कि कोर्ट के पास इख्तियार है कि किसी भी मुकदमे का जो कंडक्ट करने का यानी कि उसको आगे फर्दर लेकर चलने का, कि कौन मेन पार्टी के तौर पर यहाँ पर वो आगे इसको लेकर चलेगा और गवाह कौन लेकर आएगा, किसकी बिहाफ पर गवाह आएंगे और कौन विटनेस रिकॉर्ड करेगा, एविडेंस रिकॉर्ड करवाएगा, कौन विटनेस लेकर आएगा, कौन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देगा, ये कोर्ट डिफाइन करेगी और बताएगी कि आपके जिम्मे ये काम, आपके जिम्मे ये काम और आपके जिम्मे ये काम है। Appearance of one of several plaintiffs are defended for others where there are more plaintiffs than one. Anyone or more of them may be authorized by any other of them to appear, plead, or act for such other in any proceeding, and in like manner where there are more defendants than one, anyone or more of them be authorized by any other of them to appear, plead। तो अगर कहीं पर किसी मुकदमे में एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को इख्तियार दे सकते हैं कि जनाब हमारी जगह ये बंदा पेश होता रह जाएगा, जो फैसला आपका होगा हम लोगों को वो कबूल होगा। तो लाजमी नहीं कि क्रिमिनल केस की तरह हर बंदा पेश हो, यहाँ पर किसी एक बंदे को इख्तियार देकर बाकी लोग अदालत में ना भी है तो कुछ नहीं होगा। अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग साइन, तो अगर कोई ऐसी अथॉरिटी यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, अथॉरिटी और क्या होगा, तो वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, ज़बानी कलामी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर, ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ द नॉन जॉइंडर or misjoinder of the parties shall be taken at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection not be taken shall be deemed to have been waived। अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन करना चाहता है कि मुझे पार्टी के तौर पर नहीं रखा गया, मुझे रखना चाहिए था, या कोई भी एज सच अगर उसका इशू होता है, तो ये अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपकी होती है अवेलेबल, आप उसके ऊपर क्या करेंगे, आप उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। लेकिन ये ज्यादातर जो ऑब्जेक्शन होता है ना, ये मिस ज्वाइंडर के लिए आप अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे जाते हैं, और नॉन ज्वाइंडर के लिए जब आपको पता चले तो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको पता था इवन देन आप क्या करते हैं, इवन देन आप उस मुकदमे में ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते, तो कोर्ट कहता है कि भाई जब आपको पता था तो आपने पहले दरखास्त क्यों नहीं दे दी, अब आपको याद आ गया जनाब कि हमें दरखास्त देनी चाहिए और इस मुकदमे में पार्टी के तौर पर हमें बन जाना चाहिए, हमें पार्टी के तौर पर ये सारा कुछ करना चाहिए। बट अगर कोर्ट किसी भी सूरत में आपकी मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर की दरखास्त या 110 की दरखास्त उसको रिजेक्ट करता है, तो आपके पास एक राइट आ जाता है कि आप उसको रिवीजन में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, जनाब मेरा राइट बनता था बट कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं किया, दैट्स व्हाई ये जो चीज है इसको क्या होना चाहिए, इसको रिवाइज होना चाहिए और लोअर कोर्ट को ऑर्डर किया जाए कि वो मुझे पार्टी के तौर पे कंसीडर करे। तो हमारा जो ऑर्डर 1 है बेसिकली किसके साथ डील करता है, हमारा ऑर्डर 1 डील करता है कि हु कैन बी ज्वाइंड एज पार्टी इन एनी सिविल सूट। तो सिविल सूट में प्लेंटिफ के तौर पर किसको रखा जा सकता है, डिफेंडेंट के तौर पर किसको रखा जा सकता है। अगर किसी जरूरी पार्टी को आपने नहीं रखा तो फिर क्या होगा, अगर गैर जरूरी पार्टी को रखा है तो फिर क्या हो गया, अगर ज्यादा प्लेंटिफ है तो तब क्या होगा, अगर ज्यादा डिफेंडेंट है तो तब क्या होगा। तो ये ओवरऑल ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टीज उसके मुताल्लिक है आपका ऑर्डर 1। जी जनाब, अब ऑर्डर 1 के मुताल्लिक कोई सवाल है तो जल्दी जल्दी से पूछते चले जाए। ऑर्डर 1 के मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जनाब। सर मेरे 2 सवाल हैं। जी पूछो बेटा। हेलो पूछो बेटा सर, पूछो। ये ऑर्डर 1 रूल 2 जो जी सर ऑर्डर 1 रूल 2 जो है उसमें आपने बताया कि पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ ऑर्डर सेपरेट ट्रायल,
तो सर अगर किसी प्लेंटिफ को लग रहा हो कि मेरे एक और जो पार्टनर प्लेंटिफ है, को प्लेंटिफ है सर, उसकी वजह से जो है मेरा केस डिले होगा, तो वो जो है दोबारा एप्लीकेशन लगा सकती है खुद हम प्लेंटिफ? देखिए मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर तो यहाँ पर भी है, प्लेंटिफ खुद अगर लगाता है तो वो भी लगा सकता है, वो नो सर, मिस जॉइंडर नॉन नो जॉइंडर सर, पे मिस जी। ज्वाइंटर नॉन ज्वाइंटर नहीं सर, वो ये कह रहा, नो सर, मेरी बात ये है कि अगर उसकी जैसे एक 3 प्लेंटिफ है सर, आपस में वो तीनों दोस्त हैं, और हाँ वो प्लेंटिफ है एक ही केस में, और डिफेंडेंट के खिलाफ उन्होंने केस किया है। कर अब दिया। एक जो दोस्त है उसकी जो है डिफेंडेंट के साथ जो है सर वो थोड़ी बहुत बात हो गई है, या जो है उन्होंने आपस में डील कर लिया है। अब हम्म एक प्लेंटिफ की वजह से केस जो है वो हमारा डिले हो रहा है, हम्म तो अब जो है 2 प्लेंटिफ जो है वो उसकी वजह से जो है सर वो सफर कर रहे हैं, तो अब वो प्लेंटिफ ही जो है अपने को प्लेंटिफ के खिलाफ जो है एप्लीकेशन लगा सकता है पहली कोर्ट बात तो में कि यहाँ पर आप जो है है इसका सिंपल, जो ट्रायल है आपको वो देखे सेपरेट कर यहाँ दें। पर ये कोड, यहाँ पर हमने एक चीज क्लियर कट देखा है कि वेयर मोर देन वन प्लेंटिफ्स आर डिफेंडेड कंबाइंड हो गए हैं, और अगर कोई एक आध नहीं भी आता तो किसी एक जी के सर। कहने पर कोर्ट फर्दर प्रोसीड कर जाएगा, तो उसके ऐसा करने या ना करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर वो डिले करने की कोशिश भी करेगा बट एक प्लेंटिफ उस मामले को आगे लेकर चलेगा तो वो मुकदमा आपका आगे चलने लग जाएगा, उसके लिए ये नहीं कि आप उसका इंतजार कर लें। और ये असूल है भी यही कि जब एक से ज्यादा प्लेंटिफ होते हैं और उसमें अगर कोई प्लेंटिफ नहीं भी आता तो जो प्रेजेंट प्लेंटिफ है, अदालत जो उनकी मौजूदगी में फैसला सुनाती है ना, वो एब्सेंट यस सर। प्रेजेंट प्लेंटिफ के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। उसको इस तरह की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ती कि अगर वो वो जो प्लेंटिफ में, कंस्ट्रक्टिव प्रेजुडिकेटा में चले जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली चला कंस्ट्रक्टिव जाएगा, प्रेजुडिकेटा में चले जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव में सही। चले जाएंगे और सर ऑटोमेटिकली ये वहां पे। ऑर्डर 1, सही सही, और सर ऑर्डर 113 की हमेशा रिवीजन होगी, अपील या रिव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा? ये जितना आपका रिव्यू तो खैर टोटल हो जाए ऑर्डर, लेकिन रिव्यू जो बस हमने अपील नहीं होगी। टोटल ऑर्डर 1 पढ़ रहे हैं ना, तो ये टोटल ऑर्डर 1 में हमने जगह जगह पे पढ़ा कि जनाब ये हो सकता है, कोर्ट ये यस कर सर। सकता है, कोर्ट ये हर जगह पे रिवीजन लगेगी। ये जितना भी ऑर्डर 1 है ये रिवीजनेबल है। ये अपील तो नॉर्मली आपको मैंने बताया कि या तो होती है डिग्री के खिलाफ ओके। होती है, या अपील चंद पर्टिकुलर ऑर्डर्स जो यस कि सर। मेंशन किए गए हैं सेक्शन 104 के अंदर, वो जो ऑर्डर्स है उनके ऊपर आप अपील लगाते हैं। 47 का जो ऑर्डर है या कुछ और ऑर्डर्स है वहां पर आप अपील लगाते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल, ओनली सर्टेन ऑर्डर्स आर अपीलेबल व्हिच आर एनलिस्टेड इन सेक्शन 104 ऑफ द सीपीसी। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जनाब, कोई और सवाल? सर जब जो रूल 3 ये है उसमें जो जॉइंडर होते हैं डिफेंड एंड प्लेंटिफ, जो मर गए हैं उसके भी नाम ऐड कर लेते हैं, ये क्यों करते जो हैं? जो मरते मर गए हैं, फिर वो तो खत्म जो मरते हो गया। हैं वो अपने लीगल, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने नाम आकर दे देते हैं। अगर दौरान मुकदमा कोई बंदा मर जाता है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके जो लीगल हियर्स होते हैं वो आकर उस मुकदमे में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं कि जनाब हमारा अब्बा जी मुकदमा चला रहा था, तो लिहाजा अब्बा जी का इंतकाल हो गया है, तो अब इस मुकदमे में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी था उसका अब्बा जी, तो उसकी जगह हमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और उसकी जगह हम लोगों को इस मुकदमे के अंदर पार्टी के तौर पर ऐड कर दिया जाए। तो ये कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है अगर कोर्ट को पता चलता है कि जनाब डिफेंडेंट या प्लेंटिफ का इंतकाल हो चुका है, या अगर जब इंतकाल के बाद वो पार्टीज खुद अगर आना चाहें तो वो वहां पर आके सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, जनाब हमारा वो जो अब्बा जी था उसका इंतकाल हो गया। और सर्टेन सूट्स में क्या होता है कि जब कोई ऐसा मामला होता है तो वहां पे पार्टीज इवन एक लिस्ट ऑफ लीगल हियर्स देती हैं कि जनाब मेरे मरने के बाद ये जो मुकदमा चलेगा ना, वो ये मेरे लीगल हियर्स के थ्रू चलेगा और फला फला बंदा मेरा लीगल हियर है जो मेरी बिहाफ पर ये मुकदमा चला सकता है। जब एक्चुअल डिफेंडेंट या प्लेंटिफ मर जाता है तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका जो लीगल हियर होता है वो उसको सब्स्टिट्यूट करता है, बट आफ्टर गिविंग एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट के जनाब मैं इसमें भी इंटरेस्टेड हूँ, तो लिहाजा और